हेलो एवरीवन, संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्नातक प्रथम वर्ष की इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम कहानी और गद्य की अन्य विधाएं। इसके अंतर्गत जो कहानी है उसके अंतर्गत कहानी चयनिका नामक आपकी पुस्तक की हम कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं। कहानी चयनिका में संकलित जो कहानियाँ हैं उनका कुछ संक्षेप में और मूल पाठ के रूप में मैंने आपको आगे बताया था। आज हम आपकी जो तीसरी कहानी है पाजेब, लेखक जैनेन्द्र द्वारा रचित पाजेब कहानी का अध्ययन करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं जैनेन्द्र एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। मनोवैज्ञानिक यानी कि मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को उन्होंने शब्द दिए और उसके आधार पर उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो कहीं ना कहीं बड़े ही प्रेमचंद से तुलना करने लगे। मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन में प्रेमचंद से भी कहीं ज़्यादा आगे निकल गए हैं जैनेन्द्र। कहानी लिखने के लिए कोई कथानक चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन मन के ऊहापोह में जो विचार आते हैं उनसे जो ऐसी सूक्ष्म विचारों को भी उन्होंने बड़ा महत्व दिया। आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो पाजेब एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी, अर्थात एक बच्चा जो कि बड़ा ही निर्बोध है और दीन दुनिया से परे है, खुश मिजाज रहने वाला बच्चा है, जब उस पर गलत इल्ज़ाम लगता है तब उसे समझ में नहीं आता कि चोरी जैसा इल्ज़ाम या इस तरह के इल्ज़ाम से वो नाराज़ तो हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो प्रतिक्रिया क्या है और वो बस चुप हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता। घर वाले उससे बड़ा बहस करते हैं, वो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। वो सोचता है कि जैसा ये कह रहे हैं अगर मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो मुझे इस परेशानी से छुटकारा मिल जाए। उसकी हाँ को सुनकर घर वाले उसके अपराध को समझ जाते हैं कि यही अपराधी है और इसी से परेशान होकर सब लोग गुमी हुई पाजेब को ढूंढने लगते। तो चलिए पढ़ते हैं। बड़ी ही संवेदनशील कहानी है ये भी, पाजेब जैनेन्द्र द्वारा बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी। तो देखिए, पाजेब कहानी में एक ऐसी घटना है कि लेखक स्वयं जैसे अपने आप को संबोधित करते हुए लिखता है, जैसे लेखक के जो पिताजी हैं उनके ही स्व संबोधन में पूरी कहानी चलती है। लेखक के पिताजी कहते हैं कि बताते हैं कि उनके दो बच्चे हैं, एक आशुतोष है और एक छोटी सी बेटी है 4 साल की मुन्नी। आशुतोष 8 साल का है। अगर पात्रों की बात करें तो हम पहले पात्र देख लेते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र तो है ही आशुतोष, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चलती है। स्वयं आशुतोष के पिता, आशुतोष की माता, आशुतोष की बहन मुन्नी, आशुतोष का चाचा प्रकाश, आशुतोष का मित्र छुन्नू और छुन्नू की माता। सबसे महत्वपूर्ण पात्र जिसे हम बोल रहे थे वो है आशुतोष की बुआ। ये आशुतोष की बुआ ही हैं जिन्होंने बच्ची को पाजेब दिलाई थी। ये कुछ पात्र हैं जो इस कहानी में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पिता कहते हैं कि बुआ आई हुई है घर पर। बुआ जो है बच्चों की लाडली होती है, बच्चे भी बुआ के लाडले होते हैं और बुआ जो है बच्चों की जिद पूरी करा करती है। तो जो बच्चे हैं उनके लिए मिठाई, फल और ये सब लाती है बुआ। आज जो है बुआ बच्ची को मना रही है। अब 2 नाम का जिक्र होता है, शीला और रुकमन। मुन्नी की सहेलियां हैं शीला और रुकमन। शीला और रुकमन के पास में चांदी की पाजेब
मुन्नी जब अपनी सहेलियों को देखती है कि उनके पैरों में चांदी की पाजेब उन्होंने पहन रखी है, तो उसे भी ऐसी पाजेब चाहिए। अब वो इसकी चर्चा अपनी बुआ से करती है। जब बुआ इससे पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तब मुन्नी कहती है हमें भी रुकमन और शीला जैसी चांदी की पाजेब चाहिए, वैसी ही लड़ियों वाली सुंदर सी पाजेब चाहिए। बुआ कहती है देखो अभी तो नहीं, अभी तो मैं तुम्हें बाद में जरूर दिला दूंगी। बुआ मुन्नी की बुआ को मनाती है। मुन्नी रूठ जाती है। मुन्नी की बुआ उसे बड़ा मनाने का प्रयास करती है, मिठाई खिलौने वो किसी से नहीं मानती। फिर वो वादा करती है चलो अब के इतवार को, इतवार यानी रविवार का दिन है, अब के जो इतवार आएगा उसको जब मैं लौट कर आऊंगी तब मैं तुम्हारे लिए पाजेब ला दूंगी। बुआ ये वादा करके चली जाती है। वादे के अनुसार जब अगला इतवार आता है तो फिर बुआ सच में बच्ची के लिए चांदी की पाजेब ले आती है, जिसे देखकर मुन्नी बड़ी ही प्रसन्न होती है। पैरों में पाजेब पहन के वो ठुमक ठुमक कर चल के अपने घर आंगन में अपनी प्रसन्नता दिखा रही होती है। दौड़ दौड़ कर वो सबको अपनी पाजेब दिखाती है। शीला और रुक्मणी जो उसकी सहेलियां हैं उन्हें भी जाकर वो पाजेब दिखाकर आती है। आशुतोष भी उसको देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और उसकी खुशी को अपनी खुशी समझता है और उसी की गर्व को अपना गर्व भी समझता है। वो मुन्नी को गोद में लेता है और आसपास के घरों में सब जगह जाकर वो मुन्नी की पाजेब दिखाकर आता है और सब दोनों ही भाई बहन बड़े ही प्रसन्न होते हैं। पूरा दिन इसी तरह निकल जाता है। दोनों भाई बहन उस पाजेब की चर्चा करके फूले नहीं समझते। उस वक्त तो दोनों प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आशुतोष जो है वो नाराज हो जाता है, ठुमकने लगता है। ठुमकने लगने का मतलब है खुद भी जिद करने लगता है कि बुआ जैसी पाजेब आपने मुन्नी को लाके दी है मुझे भी कुछ चाहिए, मुझे बाइसिकल चाहिए। बाइसिकल का मतलब है साइकिल के लिए ही है, मुझे बाइसिकल चाहिए। तो बुआ कहती है कि अभी नहीं, अब के तुम्हारा जब जन्मदिन आएगा तब मैं तुम्हारे लिए ला दूंगी। तो आशुतोष कहता है, जिद करता है नहीं हमें तो अभी ही चाहिए। बुआ कहती है, वादा करती है कि मैं जल्दी ही ला दूंगी, अभी नहीं, आज तो नहीं ला सकती। उसे मिठाई खिलौने फल दिलाने की कोशिश करती है, वो नहीं मानता है और उसे कहती है कि क्यों जिद करता है, जिद तो लड़कियां करती हैं, तू कोई लड़की थोड़ी है। इस तरह बुआ कैसे न कैसे आशुतोष को मना लेती है। अब आशुतोष को मनाती है, बुआ रुकती है और वहाँ से फिर चली जाती है। दिन भर इसी तरह वो पाजेब जो थोड़ी देर का शौक था, घड़ी भर का शौक था, और फिर पाजेब खोल कर संभाल कर रखती जाती है। बुआ भी चली जाती है। अगले दिन माँ उठती है और पिताजी से आके पूछती है, सुनो जी आपने कहीं पाजेब देखी? पिता बोलते हैं, क्या मतलब, मैंने मुझसे क्यों पूछ रही हो? कि कल जो पाजेब खोल के रखी थी उसमें से एक तो बक्से में है, दूसरी मिल नहीं रही, सोचा कहीं तुम्हें पता हो। कि नहीं मुझे नहीं पता, कहाँ चली गई, ढूंढो। कि ढूंढ रही हूँ। कि पूछा तुमने आसपास सबसे? कि हाँ बंसी से पूछ लिया, आशुतोष से पूछ लिया, उन्हें नहीं पता। कि पूछा तो तुमने दोनों पति पत्नी इसमें बहस में झगड़ने लगते हैं। वो कहते मैंने तो बड़ी संभाल के रखी थी, दोनों में झगड़ा हो जाता है। फिर इधर उधर क्यों ढूंढ रही हो, जहाँ संभाल के रखी थी वहीं ढूंढो, वहीं मिलेगी। तब इस तरह से जब झगड़ा बढ़ जाता है फिर वो कहती है, मुझे लग रहा है ये चोरी का काम है और ये काम अवश्य ही बंसी का है। बंसी जो है उनके घर का नौकर है, एक बात रह गया था, बंसी घर का नौकर जो कई सालों से उनके यहाँ काम कर रहा था। अब कहते हैं नौकर की जात बड़ी ही खराब होती है, जरूर ये काम बंसी का ही है, उसी ने पाजेब दी होगी जब मेरा ध्यान नहीं था। ये जो नौकर होते हैं वो बड़े ही ये बहुत ही जो होते हैं, इस नौकर को तुमने बड़ी ही शहजोर यानी ये बहुत ज़्यादा ही छूट दे रखी, उसी ने ये पाजेब चुराई होगी। श्रीमती जी कहती हैं 16 में 15 आने जरूर बंसी ही है। 16 में 15 आने यानी जो
मतलब 100% में से 99% ये पक्का है कि बंसी ने ही चोरी की है। बंसी से पूछा जाता है, फिर कहते हैं कि अगर कोई चुराया नहीं तो क्या फरिश्ते ले गए, यानी कि कोई जादू से कोई आके ले गया क्या, इसका पता नहीं चला। फिर पिताजी कहते हैं कि इस तरह इल्ज़ाम लगाने से पहले तुमने आशुतोष से पूछा, क्योंकि वो भी मुन्नी के साथ खेल रहा था। हो सकता है कि भाई बहनों में से भाई को पता हो, कहीं गिरी हो, उसने ली हो। तो क्या मैंने आशुतोष से पूछ लिया, वो तो खुद मेरे साथ सब ट्रंक उठा उठा के देख रहा है, सामान के नीचे घुस घुस के पायजेब को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मेरी पूरी मदद कर रहा है। उसे पता होती तो मुझे बता ना देता। फिर वो पिताजी के मन में ख्याल आता है कि कल मैंने आशुतोष के हाथ में नई पतंग की डोर और पतंग देखी थी, वो लिए घूम रहा था, कहाँ से आई, उसे पैसे किसने दिए। उसके मन में सवाल आया, हो सकता है कि आशुतोष ने पतंग लेने के लिए पायजेब को बेच दिया और पैसों से पतंग ली। बच्चा ही तो है, इसे क्या पता। ये मन में विचार आया तो आशुतोष को बुलाया जाता है। आशुतोष को बुलाते हैं, पिताजी उसे बड़े प्यार से पूछते हैं। वो जानते हैं कि बच्चा है, बच्चे के ऊपर सख्ती करेंगे तो ये उसके लिए गलत है। अगर सच में उसने ऐसा किया भी है तो भविष्य के लिए वो उसके लिए गलत है। बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, रोष करना, क्रोध करना उनके लिए गलत होता है। ये सोचकर पिताजी जो है आशुतोष को बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा तुमने कहीं देखी। आशुतोष अपने ऊपर चोरी का इल्ज़ाम सुनते हुए उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो क्रोधित हो जाता है और मुंह फुलाता है, पहले मना कर देता है और फिर गर्दन झुका के बैठ जाता है। उसकी चुप्पी को उसके पिताजी और बुरा समझते हैं। इस तरह से फिर पिताजी सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं, क्या तुमने देखी, गिरी थी, पड़ी मिली, तुमने उठा ली, तुमने किसी को दी, क्या तुम पतंग वाले को दे के आए, पतंग वाले को बेच दी, कितने में बेची, कितना पैसा मिला, किसके साथ गए थे, कितनी इकन्नी दी, कितनी दुगनी दी। ये सारे प्रश्न उससे पूछते रहते हैं पिताजी, और आशुतोष चुपचाप बस सुनता रहता है। अब पिताजी पहल जब पूछताछ करते हैं, पड़ी मिली या नहीं मिली, आशुतोष को कुछ नहीं पता तो वो नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे इतना पता है, 8 साल का बच्चा, उसे पता है ये मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं। क्रोधित हो जाता है। पिताजी कहते हैं चलो ठीक है, बच्चा है, बाद में पूछे। फिर वो चले जाते हैं। आशुतोष भी खेलने चला जाता है, गुल्ली डंडा खेलने लगता है। पिताजी भी काम पे चले जाते हैं। पायजेब ढूंढती है माँ। फिर पिताजी माँ को कह के जाते हैं बच्चे से प्यार से पूछना। माँ आशुतोष को बैठा के प्यार से पूछती है, और माँ भी जो बातें बना बना के पूछती है, बच्चा माँ से हाँ में हाँ मिला देता है। जब पिताजी लौट कर आते हैं काम से तो माता बोलती है कि देखा जी हमारा बेटा कितना अच्छा है। धीरे धीरे सारी बातें उसने बता दी। पाजेब उसको पड़ी मिली थी, वो पाजेब लेकर अपने दोस्त चुन्नू के साथ पतंग वाले को दे आया था। उसने 11 आने में पतंग पाजेब बेच दी। अभी केवल उसने 5 आने ही पतंग वाले ने दिए हैं, बाकी के पैसे धीरे धीरे देने की बात हुई। पैसे भी उसने पूरे खर्च नहीं किए। पिताजी जब ये सुनते हैं बड़ा खुश होते हैं, आशुतोष को बुलाते हैं, गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, और उसकी इन सब बातों को हाँ बोलने पर माँ और पिताजी जो दुलार करते हैं, बड़ा ही खुश होता है। वो सोचता है कि अगर ये लोग खुश हो रहे हैं तो इनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, इस परेशानी से छुटकारा हो जाएगा। अब पिताजी उससे पूछते हैं बेटा पतंग वाले को दी, कितने में दी, कितनी दुगनी थी, कितनी तिगनी थी, बताओ, कितनी इकन्नी थी उसमें, कितनी दुगनी थी। आशुतोष कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता कि अच्छा चुन्नू के साथ गई थी, चुन्नू को दी थी, तो तुमने चुन्नू को दी थी, चुन्नू पतंग वाले को दे आया था। तो पिताजी को फिर वो हाँ में हाँ मिला देते। चुन्नू का नाम आता है तो वो माता से, वो पिताजी कहते हैं चुन्नू के पास है, तुम जाके पूछना। आशुतोष की माँ चुन्नू की माँ के पास जाके ये बात कहती है। चुन्नू की माँ ये बात सुनती है, वो बड़ी ही क्रोधित होती है और अपने बच्चे को बुरी तरह से मारती है। चुन्नू से भी पूछते हैं, लेकिन चुन्नू मार खाता है, फिर भी यही कहता है कि नहीं, मैंने नहीं ली, पाजेब मैंने नहीं ली, मुझे नहीं पता।
पाजेब मैंने आशुतोष के हाथ में ही देखी थी। जब उसे पूछा जाता है पाजेब कितनी बड़ी थी, तो छुन्नू भी सही सही बता देता है, आकार हाथ से बताता है, तो वो बिल्कुल सही साबित होता है। तो ये तो यकीन हो जाता है उन्हें कि पाजेब आशुतोष के पास। छुन्नू की माँ बड़ी होती है, उसे बड़ा दुख होता है कि मेरे बेटे पर ये इल्ज़ाम लगता है। वो आके कहती है श्रीमती जी से कि आप चाहे चलकर मेरा पूरा घर देख लो, ये पाजी ने, ये इस कमीने ने मेरा धर्म खराब करा है, मुझ पर बड़ा घोर इल्ज़ाम इसकी वजह से ही लगा है। तो जो छुन्नू की माँ है वो माफ़ी मांगती है। बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, पहले तो दोनों औरतों में बहस होती है, क्योंकि छुन्नू हाँ नहीं बोलता, वो इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती है। छुन्नू की माँ इस इल्ज़ाम को मानने को तैयार है। बड़ा ही झगड़ा होता है, सब अपने अपने घर जाते हैं। पिताजी जो है इस झगड़े को ख़त्म करवाते हैं। छुन्नू की माँ फिर आती है और कहती है कि आप पैसा बता दीजिए, मैं पैसा भरने को तैयार हूँ। कितने की थी पाजी? अगर मेरे बेटे पर चोरी का इल्ज़ाम ही है तो इसने मुझे मुझे बहुत ही नीचा दिखवाया। तब पिताजी कहता है देखिए पाजी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप फिक्र ना करें, बस बच्चे गलत आदत सीख रहे हैं, ये हम ना चाहते थे। बात यहीं पे हो जाती है। पिताजी फिर आशुतोष को बुलाते हैं और बड़े प्यार से फिर से पूछताछ करते हैं। आशुतोष गुल्ली डंडा खेलने गया हुआ होता है और जब वो आता है बंसी को उसे लेने भेजता है। फिर उससे पूछताछ होती है, वो उनकी हाँ में हाँ मिलाता जाता है। उससे पूछते हैं क्या तुमने पाजेब छुन्नू को दी थी? जाओ छुन्नू से लेकर आओ। तो वो बोलता है अगर छुन्नू के पास नहीं होगी तो कहाँ से देगा? उसने हाँ में हाँ तो मिला दी। अब वो जानता है कि छुन्नू के पास पाजेब है ही नहीं, जब उसे दी ही नहीं, वो तो पिताजी की हाँ में हाँ मिला। तो ये एक ही सवाल पूछता है अगर छुन्नू के पास नहीं होगी तो वो कहाँ से देगा? पिताजी बड़े परेशान हो जाते हैं। उसकी हर एक बात में यही एक बात थी कि अगर ना हुई तो वो कहाँ से देगा। पिताजी जानते थे बच्चे पे क्रोध करना गलत है और इसीलिए वो प्यार से ही पूछताछ कर रहे थे। बच्चे के लिए रोष करना उसके लिए बुरा साबित हो सकता है, इसीलिए पिताजी प्यार से उससे पूछताछ किए जा रहे थे। लेकिन जब बार बार छुन्नू के लिए यही बात कहता है आशुतोष कि अगर छुन्नू के पास नहीं हुई तो वो भला कहाँ से देगा, तो बड़ा क्रोध आता है पिताजी को। वो उसके कान पकड़कर उसे खींचता है, 2 थप्पड़ भी लगाता है। फिर से आशुतोष कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता है, मुंह फुलाकर बैठ जाता है। पिताजी उससे फिर सवाल जवाब करते रहता है, कोई जवाब नहीं देता। उसे क्रोध तो आता है लेकिन आंख में एक आंसू नहीं आता। रोना आता है बहुत तेज, लेकिन वो रोने को रोक लेता है। पिता को गुस्सा आता है तो उसे सजा के तौर पर कोठरी में बंद करने का हुक्म देते हैं। बंसी आता है, बंसी को कहता है कोठरी में बंद कर दो। बच्चे को कोठरी में बंद कर दिया जाता है। 10 मिनट बाद जब उसे खोलता है तो उसका मुंह सूजा हुआ होता है, होठ बड़े बड़े सूज जाते हैं, आंखें सूजी हुई होती हैं, लेकिन वो रो नहीं रहा होता है। पिताजी देखते हैं कि इतना ढीठ हो गया है बच्चा, लेकिन उसके लिए ये सब करना भी नहीं चाहता। वो जानते हुए भी ये सब नहीं करना चाहते, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा। काफ़ी पूछताछ उससे करते हैं, छुन्नू को दी, क्या छुन्नू ने पतंग वाले को ले जाके दी? छुन्नू से भी पूछा जाता है। छुन्नू जब आता है तो कहता है कि मैंने आशुतोष के हाथ में ही देखी थी, हो सकता है इसने पतंग वाले को दे दी। छुन्नू की माँ और छुन्नू तो जा चुके होते हैं। पिताजी आशुतोष से पूछते हैं कौन से पतंग वाले को दी, कितने में दी? 2 पतंग वालों की दुकान है, उनमें से किस पतंग वाले को तुमने दी? जाओ ले आओ। क्या तुम हमसे पैसे मांगते तो हम ना देते तुम्हें? 5 आने की बात थी, हमसे मांगते तो हम ही दे देते। पतंग वाले को पाजेब देने की क्या जरूरत है? और ये पतंग वाले भी बड़े कमीने होते हैं, बच्चों से ऐसी चीज़ लेने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती। फिर से आशुतोष से पूछताछ करने लगते हैं। आशुतोष फिर मुँह सुझा के बैठ जाता है। वो कुछ नहीं बोलता, चुप होके बैठ जाता है। फिर उससे कहता है जाओ पतंग वाले से ले आओ। वो फिर कुछ नहीं बोलता। वो कहता है अगर पतंग वाले के पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा? अब पिता को बड़ा गुस्सा आने लगता है। उससे सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं कि करनी थी, दो करनी थी, कि सारे खर्च कर दिए? नहीं किए। कहाँ हैं पैसे, कितने हैं, क्या है?
बच्चा चुपचाप बस उसकी बातें सुनता रहता है, कोई जवाब नहीं देता। जब वो चुप हो जाता है तो पिता को गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, बंसी को फिर कहता है इसे कोठरी में फिर से बंद कर दो। बच्चे को फिर से घंटे 2 घंटे के लिए कोठरी में बंद कर दिया जाता है। पिता को अपने बालक पे दया भी आती है, लेकिन उसे इसका हल नजर नहीं आता। कुछ घंटे बाद जब कोठरी खोलते हैं तो फिर से आशुतोष की वही हालत होती है। वो रो नहीं रहा होता है, लेकिन उसके मस्तिष्क पर, एक बालक पर कितना, उसके मन मस्तिष्क पर कितना आघात हो रहा है इस समय, ये नहीं सोचे। बालक की दशा भी देखी नहीं जानी। उस बच्चे की इसी दशा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। फिर से कोठरी खोलकर बुलाया जाता है। उसे प्यार से समझाने, डांटने, मारने, हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मुंह नहीं खोलता। पिता सोचते हैं कितना ढीठ हो गया है ये बालक, बात ही नहीं मान रहा। फिर पिताजी कहते हैं देखो, तुम पाजेब ले आओ पतंग वाले से, उसका जितना पैसा है हम भर देंगे। उसे कह दो प्रकाश को बुलाता है। प्रकाश जो है वो आशुतोष का चाचा है। प्रकाश को बुलाते हैं, प्रकाश को कहते हैं तुम इसे लेके जाओ, पूछो कौन सी दुकान है पतंग वाले की, और उससे पतंग वाले को पैसे देके अपनी पाजेब ले आओ। प्रकाश आशुतोष को ले जाना चाहता है, लेकिन आशुतोष अपनी जगह से टस से मस नहीं, वो स्थिर एक जगह खड़ा रहता है, जाने को तैयार नहीं। प्रकाश उसे ले जाना चाहता है, वो नहीं मानता। पिता कहते इसे गोद में उठा के ले जाओ और जो चाहे इसे दिला देना, मिठाई, खिलौने, फल, जो कहे वो दिलाना। आशुतोष को लेके जा रहा होता प्रकाश। आशुतोष के पैर इतने भारी हो जाते हैं कि उठने का नाम नहीं लेते। बड़ी जबरदस्ती प्रकाश उसे लेके जाता है। पिता मन ही मन सोच रहे होते हैं कि आखिर बच्चे को, क्योंकि आशुतोष ने स्वीकार कर लिया था कि पाजेब उसने छुन्नू को दी और हमने दोनों ने मिलके पतंग वाले को दी, यानी चोरी तो हुई है। और चोरी क्यों की गई, चोरी करना सीख गया तो आशुतोष, ये तो बहुत भयंकर बात है, लेकिन उससे भी भयंकर बात है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। ये होना उनके ऊपर आक्षेप था। माता पिता की परवरिश पर एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि बच्चा चोरी करना आखिर कैसे सीखा। माता पिता की ही परवरिश में कमी है, तभी तो बच्चा चोरी करना सीख गया था। उन्हें अपने ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था। थोड़ी देर बाद देखते हैं तो आशुतोष प्रकाश का हाथ छुड़ा के भागकर आ जाता है। प्रकाश कहता है कि ये तो रास्ते से ही भागकर आ गया, ये बता ही नहीं रहा कि कौन सा पतंग वाला है। आशुतोष आता है और एक कोने में चुपचाप सुबकता हुआ खड़ा हो जाता है। पिता फिर से पूछते हैं कि तुम बताते क्यों नहीं कौन है। ये 1 रुपया लो और जाओ, जाके पतंग वाले को देके पाजेब ले आओ। लेकिन आशुतोष वहां से हिलता भी नहीं। प्रकाश को कहता है, बंसी को बुलाता है, कहता है इसको फिर से कोठरी में बंद कर दो, इसको सजा मिलेगी तभी समझ आएगा। आशुतोष तो जाने को तैयार नहीं होता। आशुतोष के पिता प्रकाश को कहते हैं कि जाओ, तुम जाओ और पतंग वालों से पूछो, बड़ी होशियारी से पूछना, उनको खबर ना हो, और जिसने भी ली है उसे पैसा देके पाजेब ले आना। प्रकाश जो है छोटा भाई है और बड़ा मानता है बड़े भाई को, उनकी आज्ञा को टालना नहीं चाहता, इसीलिए चुपचाप चला जाता है। वहाँ जाता है तो पूछताछ करके जब वो वापस आता है तो पिता को जवाब देता है कि दोनों ही पतंग वाले मना कर रहे, उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं। बच्चे को फिर से कोठरी से निकाला जाता है और उससे बड़ी ही कठोरता से पिता पूछते हैं, फिर से उसके कान मरोड़ते हैं। अभी भी बच्चे का मुंह सूजा है, उसकी आंखें सूज रखी हैं, लेकिन वो रो नहीं रहा, मन ही मन अपने आंसुओं को पी रहा है, क्रोध से लाल है, उसे बड़ा गुस्सा आ रहा है जो कुछ उसके साथ हो रहा है, क्योंकि गलती उसने की ही नहीं जिसकी उसे सजा मिल रही थी। आशुतोष जो है इन सबको झेलते हुए परेशान हो रहा था। पिता अब की बार इतने दुखी हो जाते हैं तो उसके कान मरोड़ के उसे 2 थप्पड़ भी लगाते हैं। बच्चे की ये हरकत से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका 8 साल का बच्चा इतना ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा। उन्हें अपनी परवरिश पे बड़ा यकीन था। बच्चे की इस जिद के आगे उन्हें गुस्सा आ गया, उनका सब्र अब टूट चुका था।
बच्चे की पिटाई करने से, उसे कमरे में बंद करके उन्होंने सब कुछ करके देख लिया था। इतने में उन्होंने बच्चे से फिर बोला कि जाओ, प्रकाश को भी बुलाया कि अब की बार इसे ज़बरदस्ती लेके जाओ और जाकर पतंग वाले से पाजेब लेकर जितना पैसा बोले वो दे देना और पाजेब ले आना, इसे अब की बार साथ ले जाओ। वो जा रहा होता है, इतने में बुआ आती है दरवाजे पे। बुआ का आना होता है और कहते हैं इसे कहाँ ले जा रहे हो, इसका मुंह क्यों फूला हुआ है। पिता उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो बताना नहीं चाहते कि अभी घर में क्या घटित हुई घटना। बुआ इतने प्यार से पाजेब लेकर आई थी, वो भी इस तरह से चुन्नू ने आशुतोष ने बेच दी। इससे उनकी बड़ी ही उनको शर्मिंदगी होती, इसीलिए बुआ को कुछ भी नहीं बता रहा था। बस वो इतना कह रहे थे, प्रकाश तुम जाओ, इसे ले जाओ। बुआ को देखकर आशुतोष को थोड़ा बल आता है, वो जाने से मना करता है। वो फिर ठिठक जाता है, जाना नहीं चाहता। बुआ उसे रोकना चाहती है लेकिन पिता मना कर देते हैं कि जाओ, इसे ले जाओ प्रकाश। प्रकाश बड़ी मुश्किल से आशुतोष को खींच के ले जाते हैं। बुआ कहते हैं कि क्या बच्चे को इस तरह से जिद करते हो, क्या बात है कि जाओ, देखो बेटा मैंने तुम्हारे लिए फल और मिठाइयाँ लेकर आई। पिता कहते हैं बाद में ले लेगा, अभी इसे जाने दो। प्रकाश के साथ आशुतोष चला जाता है। वही बेवजह के सवाल जवाब उन्हें करने होते हैं पतंग वाले से, जो कि घटना घटी ही नहीं। अब यहाँ पे जब बहन आती है तो उससे पिता इधर उधर की बातें करने लगते हैं। कई राजनीतिक बातें होती हैं, कई जो मोहल्ले की राजनीति की जिम्मा तो स्त्रियों पर ही होता है, आसपास की बातों का। तो यही सब चर्चा चल रही होती है, सारी बातें दोनों बहन भाई काफी देर तक चर्चा करते हैं। फिर एक छोटा सा बॉक्स खोल के जो बहन है वो कुछ कागज निकालती है, अपने भाई को देती है, कहती है कि ये लीजिए, ये वो कागज है जो आपने मुझसे मंगाए थे। फिर बातें इधर उधर की करती हैं, घर गृहस्थी की बात होती है। और फिर थोड़ी देर बाद में बहन जो है, बुआ जो है, वो अपनी बास्केट यानी कि स्वेटर जो पहना है, अपनी जो उसने जैकेट पहनी है उसकी जेब, बास्केट उसको कहते हैं, जैकेट की जेब में हाथ डालकर बुआ चांदी की पाजेब निकालकर सामने रख देती है और कहती है कि पिछली बार जल्दी जल्दी में ये मेरे साथ ही चली गई थी। अब पिताजी सामने पड़ी पाजेब को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनकी कांटों तो खून है। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उन्होंने अपने पुत्र के साथ कितना बुरा किया। उन्होंने अपने पुत्र को उस बात की सजा दी जो गलती उसने की ही नहीं। उन्हें पूरी वारदात उसके दिमाग में घूमने लगती है। पाजेब तो बुआ के साथ ही चली गई थी भूल से, और बुआ को भी नहीं पता था पीछे से इतना हंगामा हो जाए। अब क्या सवाल जवाब होते। पिताजी चुपचाप सन्न से रह गए। उन्हें आशुतोष पर किए गए हर एक अत्याचार को सोचने लगे कि एक बच्चे के ऊपर उसकी मानसिक प्रताड़ना कितनी दी गई उसे। वो बच्चा चुपचाप सब कुछ सहता रहा और क्रोध से लाल पीला होता रहा, लेकिन वो बच्चा ही तो था, कर क्या सकता था। एक बच्चे के ऊपर इस तरह से मानसिक प्रताड़ना देकर बच्चे की जो हालत हुई थी, पिता उसके लिए बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे। मैंने बताया कि स्वयं के शब्दों में, पिता के शब्दों में ही पूरी कहानी है, ऐसा जैसे कि लेखक ने अपने शब्दों में ही लिखा है। तो बच्चे की मानसिक प्रताड़ना पर पिता को बड़ा ही क्षोभ। यही आपकी कहानी खत्म हो जाती है। इससे हमें ये ज्ञात होता है, इस कहानी को पढ़ करके हमें बच्चे के ऊपर, जो बच्चों की मानसिक स्थिति का बोध होता है कि बच्चे कितने निर्बोध होते हैं, कितने मासूम होते हैं। उन पर अगर झूठे सच्चे इल्ज़ाम जो लगाए जाते हैं, उन इल्ज़ामों का, उन अपराधों की उनके ऊपर जो आक्षेप होता है, उसका बच्चे क्या कर सकते हैं। इसीलिए चुपचाप वो उसको सहन कर लेते हैं। माँ पिताजी जब शुरू में उसकी बात में हाँ मिलाने से जब प्रसन्न होते हैं, उसे लगता है कि अगर इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है, माँ पिताजी प्रसन्न होते हैं, तो अच्छी बात है, वो इन सब से छुटकारा पा लेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। उसे नहीं मालूम था कि चोरी करना और उसका नतीजा क्या हो।
क्योंकि उसने चोरी की भी नहीं। चुन्नू की माँ का उसके ऊपर क्रोध करना, ये सारी बातें बच्चों के मस्तिष्क पर, उनके निर्माण पर कितना असर डालती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जो जैनेन्द्र ने बाल मनोविज्ञान पे जो पाजेब की रचना की, ये बाल मनोविज्ञान में एक बहुत ही अनुपम रचना साबित होती है, जिससे हमें बच्चे की मानसिकता का, बच्चे के मन पर पड़ने वाले प्रभावों का पता चलता है। इसीलिए हमें इससे ये भी सीखना चाहिए कि बच्चों के जो मासूम मन होता है उस पर किसी तरह का आपराधिक बोध नहीं आना चाहिए। तो ये कहानी आपकी पाजेब बस यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में मैं इसके मूल पाठ से आपको परिचय कराऊंगी और इसके कुछ कठिन शब्दों को भी हम देखेंगे। बहुत सारे शब्द बोलचाल की भाषा के ही हैं, फिर भी कुछ कठिनाई आती है, कुछ पंक्तियां हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। मूल पाठ की आवश्यकता भी इसीलिए है आपको, क्योंकि इससे संबंधित सप्रसंग व्याख्या आपके प्रश्न आएंगे। 4 व्याख्याएं आएंगी 10 नंबर की। एक व्याख्या है जो कि आपकी कहानी चयनी का पुस्तक और गद्य की अन्य विधाओं से संबंधित 4 व्याख्याएं आएंगी, तो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए आपको कथा का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ आपको मुख्य पंक्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे पंक्ति किसके द्वारा कौन सी पंक्ति बोली गई है और उसका वहाँ पर क्या उसका अभिप्राय क्या निकलता है, और उसी के द्वारा आप उसकी प्रसंग के साथ व्याख्या कर सकेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे मूल पाठ के साथ। तो अगली कक्षा तक के लिए आज की कक्षा बस यहीं विराम देते हैं। मैं फिर से कह देती हूँ कि आप पढ़ाई करते रहिए, वीडियोस को बार बार आप देखते रहिए। किसी तरह की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके सभी परेशानियों का हल किया जाएगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, वीडियोस को रिपीट कर करके देखते रहिए, किसी भी तरह की समस्या हो। साथ ही साथ नोट्स तैयार करते रहिए, मुख्य बिंदुओं के साथ मैं आपको इसे पूरा समझाती हूँ। साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आपको बताया जाएगा, जिसके द्वारा आप परीक्षा की तैयारी की भी कर सकते हैं। जितने निबंधात्मक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। और इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, मैंने आपको पहले भी समय दिया था स्क्रीनशॉट के लिए। और जो जैनेन्द्र की परिचय के साथ हम इसे फिर से दोबारा मूल पाठ को देखेंगे। तब तक के लिए इस कक्षा को विराम दीजिए। धन्यवाद।